अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज है लेक्चर नंबर 11 पहले चैप्टर का, जो कि पहले चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बाद जो है वो जो इस चैप्टर के मकासद थे वो आपके पूरे हो जाएंगे और आपने अच्छी तरह इसे लर्न किया होगा। और इसके बाद जो है मैं आपको इसके टेस्ट के हवाले से भी आपको बताऊंगा और आपने उसको फिर अटैम्प्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेटाबेस के अंदर जो हम कीज़ इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उस तक पहुंचने के लिए वो कौन सी है। हमने पढ़ा था कैंडिडेट की। बाज़ औक़ात एक ही टेबल के अंदर एक से ज़्यादा ऐसी कीज़ होती हैं जो प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन उनमें से हम किसी एक को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। बाकी जो कीज़ होती हैं उसको हम फिर कैंडिडेट की कहते हैं। फिर पढ़ा था हमने अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की जो है वो होती है कि नेमुल बदल किसी की का हो। मसलन अगर आपने किसी रिकॉर्ड को ढूंढना है तो उसकी आपको प्राइमरी की नहीं पता, तो आप उसका और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या और कोई एट्रीब्यूट जिसके ज़रिए उसको ढूंढा जा सके, वो फिर अल्टरनेटिव की कहलाएगी। प्राइमरी की बताया था। प्राइमरी की क्या है कि ऐसी पाबंदी है जब ये किसी फील्ड पे लगा दी जाती है तो वो एक ऐसा फील्ड बन जाता है जिसमें आप सिर्फ यूनिक जो है वो वैल्यू एंटर करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं आ सकती, ना ही नल वैल्यू। फिर पढ़ा था सिंपल प्राइमरी की। ऐसी की जो सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्राइमरी की। और फिर पढ़ा था हमने कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की जो दो या दो से ज़्यादा कॉलम से मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। फिर हमने पढ़ा था फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है कि किसी टेबल की प्राइमरी की जब बतौर हवाला किसी दूसरे टेबल में इस्तेमाल की जाती है जिसका उसके साथ ताल्लुक़ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। जिस टेबल के अंदर फॉरेन की इस्तेमाल की जाए उसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं, और जिसमें प्राइमरी की इस्तेमाल की जाए उसे हम मास्टर टेबल कहते हैं। फिर आ जाता है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की जब आपको प्राइमरी की का नाम पता हो तो आप फिर सेकेंडरी की, यानी जैसे आपने ऊपर अल्टरनेटिव की पढ़ा, सेम ही तकरीबन इनकी डेफिनेशंस है कि आप उसका कोई और एट्रीब्यूट लेके उसको ढूंढना चाहें, मसलन नाम है, मोबाइल नंबर है, CNIC नंबर है, ये सारी चीज़ें, तो वो सेकेंडरी की कहलाएंगे। आर्टिफिशियल की क्या है कि जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जब उस टेबल को सेव करने लगते हैं तो आपसे पूछता है कि इसकी कोई प्राइमरी की आपने रखनी है, ऐसा कोई कॉलम है इसके अंदर। अगर उसके अंदर ऐसा कोई कॉलम नहीं है तो फिर वो उसको खुद ब खुद एक ऑटो नंबर जनरेट कर देता है जो उसकी आर्टिफिशियल की कहलाती है। तो जैसे आपका रोल नंबर जो है वो लॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो हमने डाटा एंटर कर रहे हैं उस डेटाबेस के अंदर उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। मसलन आपके अगर मार्क्स हैं तो उसमें अल्फ़ाबेटिक नहीं आ सकते, वो सिर्फ ग्रेड में आ सकते हैं ABCD। अगर आपके मार्क्स 100 है तो 100 से ऊपर आपके मार्क्स जो है वो कभी भी नहीं आ सकते, 100 से कम या जो है वो आ सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हमने पढ़ा था। जब टेबल्स जो हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं तो उनके अंदर डाटा जो है वो कैसे जो है वो एंटर किया जाता है और कैसे अपडेट किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है। जब भी आप डाटा एंटर करेंगे पहले मास्टर टेबल में फिर चाइल्ड टेबल में, अगर आपने उसमें चेंजिंग भी अपडेशन भी करनी है तो वो भी पहले मास्टर टेबल में फिर चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी पहले मास्टर टेबल से करेंगे और चाइल्ड टेबल से खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। लेकिन यही काम तमाम जो है जो मैंने बताया अगर आप चाइल्ड टेबल से करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के बारे में। आज का लेक्चर क्या है, आज का लेक्चर है नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। नॉर्मलाइजेशन के हवाले से मैं पहले भी जो है आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, जो अगर आपको याद हो कि जो स्टूडेंट्स के टेस्ट जो है एक टेबल में हमने नोट किए थे और दूसरा स्टूडेंट के रोल नंबर, नाम और क्लास हमने स्टोर किया था। तो इसमें आज ज़रा डिफरेंट एग्जांपल जो है मैं दूँगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो है उसकी जो है वो 3 फार्म होती हैं अमूमन।
मज़ीद आगे चल रही हैं। आज तक चौथी फार्म भी होती है, पाँचवीं भी, छठी भी, उसके ऊपर काम चल रहा है। यानी जो ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म की डेटाबेस होती हैं उनके ऊपर ये काम चल रहा है। यानी कि एक जो टेक्नोलॉजी न्यू अपडेट्स जो है वो होते रहते हैं, वो उसके ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कम्प्लेक्स डाटा में, तो ये फार्म्स जो हैं अभी तक 6 तक जो है वो गया है। तो जब जो नॉर्मल होती हैं, जो इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती डेटाबेसेस, उनके अंदर जो है वो 3 नॉर्मल फार्म जो हैं वो, उनको अगर आप उधर उससे टेबल को गुजार लेते हैं तो आपके जो टेबल्स हैं या डेटाबेस जो है वो एक नॉर्मल हालत में आ जाती है। और नॉर्मलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए रिडंडेंसी को ख़त्म किया जाता है। तो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो ऐसी डेटाबेस डिज़ाइन करने की एक टेक्निक है कि जिसके अंदर हम जो डाटा का जो बार बार अंदराज होता है, जिसको हम रिडंडेंसी कहते हैं, उसको कम किया जाता है। फिर वो बार बार अंदराज की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, बेज़ाब्तियाँ पैदा होती हैं, जैसे इन डाटा को दाखिल करने की, जिसको आप इंसर्शन कहते हैं, नामली कहते हैं। फिर अपडेट की, अगर आपने डाटा एक से ज़्यादा जगह पे दाखिल कर दिया है, उसको अपडेट करना भी एक से ज़्यादा जगह पे जाके करना पड़ेगा, ये भी एक अपडेशन अनॉमली आ गई। फिर अगर एक से ज़्यादा जगह पे है तो उसको डिलीट भी उस जगह पे एक से ज़्यादा मरतबा करना पड़ेगा। तो जब बार बार रिडंडेंसी जिसको आप कहते हैं अगर वो मौजूद है, तो वो फिर इस तरह की बेज़ाब्तियाँ जब वो पैदा होंगी, तो उनको कम करने या उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ख़त्म ही किया जाता है। रिडंडेंसी को कम किया जाता है, यानी बार बार अंदराज को ख़त्म किया जाता है। और बार बार अंदराज की वजह से जो अनामलीज पैदा यानी बेदाब्तियाँ पैदा हो रही थी इंसर्शन के हवाले से, डाटा को दाखिल करने के हवाले से, अपडेट के हवाले यानी कि डाटा को चेंज करने के हवाले से, और डिलीशन यानी डाटा को ख़त्म करने के हवाले से जो बेज़ाब्तियाँ थी उनको ख़त्म किया जाता है। फिर इनको किस तरह से ख़त्म किया जाता है कि आपने देखा था कि आगे जाके भी आप इस एग्जांपल में आगे देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के जो असूल हैं वो आपके जो कम्प्लेक्स टेबल्स होते हैं उनको क्या है, छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड किया जाता है और वो उनको फिर आपस में जोड़ा जाता है थ्रू प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़, रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो इसका जो मकसद होता है नॉर्मलाइजेशन का इन एसक्यूएल, वो क्या है कि जो रिपीटिटिव डाटा यानी रिडंडेंट डाटा है, जो बार बार अंदराज जो हमें करना पड़ रहा है, उसको ख़त्म किया जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि डाटा जो है वो मंतकी तौर पर सही तरह से सेव हो। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है, ये जिसको हम रिलेशन मॉडल, जो याद है आपने पढ़ा था RDBMS, तो मैंने बताया था ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल मॉडल के जो कवानीन है उसके मुताबिक डेटाबेस तैयार करता है, तो उसे हम RDBMS कहते हैं। तो ये वही डॉक्टर एडगर कॉर्ड हैं जो जिन्होंने ये रिलेशनल मॉडल जो है वो ईजाद किया था और उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया नॉर्मलाइजेशन। और उसके अंदर फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर फिर उन्होंने मुख्तलिफ फॉर्म्स बताई। फॉर्म्स का मतलब उसकी हालतें बताई, फर्स्ट नॉर्मल क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये। फिर उनके बाद नहीं बल्कि उनके साथ ही उनके एक और दोस्त जिनका नाम था रेमंड F बॉयस, ये आके उन्होंने मिल के जो है वो इकट्ठे काम किया। तो उन्होंने और इस थ्योरी के अंदर जो है वो नॉर्मल फॉर्म ईजाद की जिनको वो कहते हैं बॉयस कॉर्ड। एक का नाम बॉयस था और एक का नाम क्या था, कॉर्ड। दोनों के नाम से जो एक और चौथी किस्म की जो है वो नॉर्मल फॉर्म बनाई गई थी उसका नाम क्या था, बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन इस जो एग्जांपल के तहत जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ पहली 3 जो है वो फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। तो चलें देखते हैं वो फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। तो उसके लिए एग्जांपल जो है वो आपके सामने ये एक टेबल नज़र आ रहा है। तो ये टेबल जो है इसमें जो डेटाबेस बनाई गई है उसमें क्या है कि एक मूवी की शॉप है जो आपको मूवी रेंट आउट करती है। तो उनके पास जो है मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो उनका नाम नोट करते हैं। जैसे आप पहले कॉलम में देख लें लेफ़्ट साइड से फुल नेम आपको नज़र आ रहा है, जेनेट जोन्स, रॉबर्ट फिल ये नज़र आ रहा है। फिर उनका एड्रेस नज़र आ रहा है, वो किस जगह पे रहते हैं। फिर उन्होंने जो मूवी रेंट आउट उनको दी गई हैं यानी कि उनको लिखा गया है। और फिर आगे उनकी सैलूटेशन यानी वो मर्द हजरात हैं या फ़ीमेल हैं या क्या है, वो उनका आगे मिस या मिस्टर लिखा हुआ है।
अब अगर आप इस कॉलम को देखें जो मूवीज़ रेंटेड है उनके अंदर ज़रा देखें, जैसे जैनेट जोन्स एक फ़ीमेल है पहले नंबर पे, तो वो जो है वो उसको 2 फिल्में जो है वो रेंट की गई हैं। पहली फ़िल्म है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, और फिर एक आगे कामा लगा के लिखी हुई है क्लैश ऑफ द टाइटन्स। इसी तरह नीचे देख लें भी 2 फिल्में, और तीसरे रिकॉर्ड में रॉबर्ट फिल को वो भी एक आपको फिल्म नज़र आ रही है। तो ये बात जो अगर आपने नोट की है तो वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी आप नॉर्मलाइजेशन करें तो उसमें ये है कि एक सेल के अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए। देखें इसमें उन्होंने कामा लगा के 2 वैल्यूज़ लिखी हुई, यानी 2 फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो अभी आपके सामने टेबल आ रहा है ये नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। कैसे करना है पहले हम देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या है, उसके क्या असूल हैं, क्या रूल्स हैं उसके। तो जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू, हर सेल के अंदर जो है वो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा इसका असूल क्या है, ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक, कि हर रिकॉर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। तो जो पीछे आपने टेबल बनाया उसको अब जहन में रखना है आपने। अब देखते हैं इसको हम कैसे जो है वो पहली जो शर्त है उसको कंप्लीट करते हैं कि हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। उसको कैसे करते हैं, तो अब वो जो टेबल आपने पीछे देखा था उसमें आपने देखा कि इसमें जो है वो कॉलम तो उतने ही हैं, लेकिन जो मूवीज़ रेंटेड वाला कॉलम था उसमें हमने क्या किया है कि जो 2 फिल्में थी जहाँ पे लिखी हुई उनको हमने एक अलहदा सेल में नीचे जाके लिख लिया, एक और लाइन बना के। जैसे देखें पहली लाइन है, इसमें जैनेट जोन्स जो है, मिस जैनेट जोन, उनने क्या किया है कि 2 फिल्में जो है वो रेंट पे ली थी। एक थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और दूसरी थी क्लैश ऑफ द टाइटन्स। अब ये दोनों अलग-अलग सेल में आ गई ऊपर नीचे। अब देखें इनका फिज़िकल एड्रेस जो है वो हमें फिर वो तो वही रहेगा, वो भी रिपीट करना पड़ा, और उनका नाम भी रिपीट करना पड़ा, और आगे आप देख रहे हैं उनकी सैल्यूटेशन जो है यानी मिस वो भी रिपीट करनी पड़ी। तो याद आया आपको जब आपने किया था टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ डेट्स पे दिए थे तो हम उसको नोट करते थे तो क्या होता था, वो स्टूडेंट का रोल नंबर भी, नाम भी और क्लास भी साथ लिखनी पड़ती थी। नंबर उसके उस डिफरेंट आए थे, टेस्ट की डेट भी डिफरेंट थी, लेकिन ये साथ लिखने के लिए हमें उसके नाम और क्लास वगैरह भी रिपीट करनी पड़ी। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो ये हो पहली शर्त तो हमने कंप्लीट कर ली कि हमने हर सेल के अंदर एक ही फिल्म जो है वो यानी एक सिंगल वैल्यू जो है वो लिखी, एक सिंगल फिल्म का नाम लिख लिया। अब जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसको लेके जाना है। पहली नॉर्मल फॉर्म तो पूरी होगी। अब इसके रूल क्या हैं। पहला इसका रूल है कि पहले तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हमने कर लिया। अब दूसरा जो रूल है जो नहीं इसमें बात है वो क्या है, सिंगल कॉलम प्राइमरी की, इसके अंदर प्राइमरी की भी तो लगानी है ताकि हम जो रिकॉर्ड इसके अंदर सेव करें वो एक ही दफ़ा सेव करें। जैसे अभी आपने देखा नाम जो है वो बार बार आ रहा था जिन्होंने एक से ज़्यादा मूवीज़ ली थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, वो वाले कॉलम जो बार बार आ रहे हैं जैसे नाम, उनकी सैल्यूटेशन, उनको जो है वो हमने क्या किया फिर उनका नाम पहले लिया है तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक अलहदा टेबल बना लिया। उसमें नाम जो है वो एक ही दफ़ा लिखा गया है। जैसे देखिए जैनेट जोन्स, रॉबर्ट फिल, और दूसरा भी रॉबर्ट फिल। ये दूसरा जो रॉबर्ट फिल है ये उससे देखें एड्रेस उसका डिफरेंट है। वो जो पहले वाला रॉबर्ट फिल है वो 3rd स्ट्रीट 34 में रहता है, और जो दूसरे नीचे वाला जो रॉबर्ट फिल है वो 5th एवेन्यू में रहता है। हैं दोनों मर्द ही हैं, दोनों मिस्टर हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंट रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये हमने क्या किया, इनको एक कॉलम बना लिया, प्राइमरी की लगा ली, यानी कि जिसका पहला कॉलम लेफ़्ट साइड से ऊपर वाले टेबल 1 में देखें तो लिखा हुआ है मेंबरशिप आईडी। ठीक है, वो हमने एक नाम रख लिया मेंबरशिप आईडी, तो उसको हमने 1 2 3 दिए। देखें वही आर्टिफिशियल की है जो हमने अभी पीछे रिपीट की है कि अगर स्टूडेंट जो है वो आपके कॉलेज में दाखिल होते हैं तो उनको हम रोल नंबर अलाट कर सकते हैं, ऐसे या DBMS खुद ऑटो नंबर अलाट कर सकता है, या आप खुद भी लिख सकते हैं जैसे आप करना चाहें। फिर मेंबरशिप आईडी जो है इधर प्राइमरी की बन गई। फिर क्या किया, वो जो फिल्मों के नाम आ रहे थे जो जो एक दफ़ा हम लिखना चाह रहे थे, वो हमने लिखे थे, और फिर हमने क्या किया, एक दूसरा टेबल बना लिया। क्यों हमने दूसरा टेबल बनाना पड़ा, क्योंकि उनका नाम हमें तो बार बार रिपीट करना पड़ा था, उनका एड्रेस हमें बार बार रिपीट करना पड़ा था। तो हमने क्या किया, जो चीज़ें रिपीट होती हैं मसलन नाम, फिज़िकल एड्रेस और सैल्यूटेशन, उनका हमने लेके अलहदा टेबल बना लिया। वो टेबल 1 आपने देख लिया।
अब बाकी जो रह जाते हैं वो फिल्मों के नाम हैं, वो जो है वो किसी ने 2 ली, किसी ने 3 ली फिल्में जो है वो ली, वो उनको हमने कैसे रिकॉर्ड किया, फिर हमने इसकी एक फ़ॉरेन की बनाई, उसका जो है वो टेबल 2 में उसकी फ़ॉरेन की इस प्राइमरी की को इसका हवाला जो है वो दिया, जो अब वहाँ पे फ़ॉरेन की के तौर पे कहला रही है। ये जो टेबल 2 जो है वो टेबल 1 का चाइल्ड टेबल है। तो इसमें देखा मेंबरशिप आईडी का टेबल है, इसमें पहले देखें लिखा हुआ है 1 और आगे लिखा हुआ है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। 1 किसको डिनोट कर रहा है? जेनेट जोन्स को, जो कि जेनेट जोन्स का जो है वो मेंबरशिप आईडी है। फिर दूसरे नंबर पे टेबल 2 में देखें तो फिर लिखा हुआ है 1 और आगे लिखा हुआ है क्लैश ऑफ टाइटन्स। ये क्या शो कर रहा है कि ये भी 1 मेंबर आईडी किसका है? जेनेट जोन, जेनेट जोन्स ने ही ये फिल्म जो है वो उसे रेंट की गई है। तो ये होगी पहली, यानी कि मेंबर जो है उसने, यानी जेनेट जोन्स ने 2 फिल्में जो है वो कर ली, रेंट उसको दे दी गई। तो उसके बाद जो है वो दूसरा देखें, रॉबर्ट फिल जो है उसने भी 2 फिल्में ली, फॉरगेटिंग सारा मार्शल और डैडीज़ लिटिल गर्ल्स। ये 2 फिल्में हैं जो उसको रेंट आउट की गई हैं। फिर तीसरा देखें, उसका नाम भी रॉबर्ट फिल है, 5th एवेन्यू में रहता है, ये डिफरेंट बंदा है, तो इसने सिर्फ एक ही फ़िल्म इसको रेंट आउट की गई है। तो इस तरह से अब आपका जो डाटा है, जो नाम थे कस्टमर्स के और जो उनके फिज़िकल एड्रेस है और सैलूटेशन थी, वो क्या है, एक ही दफ़ा हमें लिखना पड़ा, बार बार लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। और ये क्यों कैसे मुमकिन हुआ? हमने 2 टेबल, यानी एक टेबल को तोड़ के हमने क्या बना लिए, 2 टेबल बना लिए और उनका रिलेशनशिप बना लिया। अब आगे नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म में जाने से पहले जो है वो हम देखेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। यानी वो जो है वो इन्हिसार जो होता है प्राइमरी की के अलावा जो कॉलम होते हैं उनका इन्हिसार जब किसी दूसरे कॉलम के ऊपर होता है कि एक को चेंज करें तो दूसरा चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को ख़त्म करने के लिए उसकी सिचुएशन पहले आप देख लें। इसमें देखें फुल नेम है जो है वो उनका लिखा हुआ है रॉबर्ट फिल, 2 हैं रॉबर्ट फिल। अगर एक रॉबर्ट फिल को हम लेते हैं जो कि तीसरे नंबर पे है, अगर उसका हम नाम चेंज करना चाहें तो अगर हम उसका फ़र्ज़ करें नाम चेंज करें तो हो सकता है हम ऐसा नाम लिख दें जो किसी फीमेल का हो। तो इसमें क्या है, दूसरी साइड पे जो है जहाँ पे मिस्टर लिखा हुआ उसमें भी फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले, ये रिमूव होना चाहिए, फिर जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप जाएंगे। तो जो प्राइमरी की के अलावा जो कॉलम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हों। अगर डिपेंड कर रहे होंगे, एक को चेंज करने से दूसरे के ऊपर फ़र्क पड़ रहा हो तो उसको फिर आपने ख़त्म करना है। इसको कैसे ख़त्म करना है वो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाके देखते हैं। यानी आप पहले हम एक टेबल से 2 टेबल बना चुके हैं। आप देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स क्या हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स क्या हैं कि रूल नंबर 1 तो ये है कि उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, वो आ चुका है, एक टेबल से 2 टेबल हमने बना लिए। फिर रूल 2 जो है वो क्या है कि अभी जो आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो मैंने बताई, उनको ख़त्म करना है। उनको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, इसमें आपने पहले 2 टेबल तो देख लिए थे, अब इसमें हमने तीसरा एक टेबल जो है वो कैसे जो है वो क्रिएट कर लिया है। वो कैसे किया है वो देखिए ज़रा। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी का नाम चेंज करें तो उसकी सैलूटेशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो जाएगा, फ़र्ज़ करें मेल की जगह फीमेल का नाम लिख दिया तो हो सकता है कोई मिस्टर से मिस करना भूल गया तो वो मुख्तलिफ आ जाएगी, उसकी जेंडर जो है वो चेंज हो सकती है। तो इस तरह का डाटा फिर नाकाबिले भरोसा होगा, जो कि आपने पढ़ा है कि डाटाबेस की इंटेग्रिटी फिर जो है उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, थर्ड टेबल हमने बनाया। थर्ड टेबल में हमने वो तमाम सैलूटेशन मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर, ये जितने भी इंजीनियर भी आगे हो सकता है, ये सारी सैलूटेशन जो है वो हमने अलहदा लिख ली, उनको लिस्ट में लिस्ट आउट कर लिया और उनको एक सैलूटेशन आईडी भी दे दी। 1 हमने मिस्टर को दे दी, 2 जो है वो हमने मिस को दे दी, 3 को जो है वो सैलूटेशन आईडी हमने मिसिस को दे दी और 4 जो सैलूटेशन आईडी है वो हमने डॉक्टर को दी। आगे से वो जितने भी आप सैलूटेशन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब हम हर जगह जो है वो ये नहीं लिखेंगे मिस्टर, मिस, हम क्या लिखेंगे, इनके नंबर्स लिखेंगे। अब पहला टेबल देखें, उसमें एक नया फील्ड जो है वो क्रिएट किया गया है, वो इसी जो हम तीसरा टेबल है ना, ये उसकी फ़ॉरेन की उधर इस्तेमाल हो रही है टेबल 1 में। ये टेबल 3 में जो हमने सैलूटेशन आईडी यानी प्राइमरी की बनाई है, ये बतौर हवाला इस्तेमाल हो रही है टेबल 1 में, जिसको हम वहाँ पे बतौर हवाला इस्तेमाल करें सैलूटेशन आईडी। मसलन जेनेट जॉन्स जो है वो क्या है,
मिस थी तो मिस का देखें इधर सैल्यूटेशन आईडी क्या है 2, तो उधर देखें उसके आगे क्या लिखा हुआ है पहले टेबल में सैल्यूटेशन आईडी में 2 लिखा हुआ है। फिर रॉबर्ट फिल जो है तो उसकी सैल्यूटेशन जो है वो क्या है, मिस्टर है ना वो, तो उसकी सैल्यूटेशन आईडी देख लें, और 1 लिखा हुआ है तो वो देखें ऊपर वाले पहले टेबल में वहाँ पे 1, यानी जब किसी जगह पे जब हमने मिस्टर लिखना होगा तो 1 लिखेंगे सैल्यूटेशन आईडी में टेबल 1 में, और जब जिस जगह हमने जो है वो मिस लिखना होगा उस जगह पे हम 2 लिखेंगे, और आगे सो ऑन जो भी आप देखें। तो इस तरह से ये जो आपने देखा था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज उसको ख़त्म किया गया है यहाँ पर। तो अब ये तीनों टेबल जो हैं वो आपस में जुड़ गए हैं। मेंबरशिप आईडी के ज़रिए पहला टेबल जुड़ा हुआ है टेबल 2 के साथ, मेंबरशिप आईडी का टेबल कॉमन है प्राइमरी की फॉरेन की। फिर इसी तरह सैल्यूटेशन आईडी जो थर्ड टेबल में है वो जुड़ी हुई है जो पहले टेबल में सैल्यूटेशन आईडी है जो कि वहाँ पे फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह ये टेबल आपस में लिंक्ड है। तो अब ये जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप पे जो आपने डेटाबेस देखी थी जिसमें नाम रिडंडेंसी थी, यानी बार बार डाटा को एंटर करना पड़ रहा था, वो ख़त्म हो गई है। मिस और मिस को दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर उनके आपने याद रखने हैं, वो आपने पुट कर देंगे। नाम जो है वो भी जो है वो कस्टमर के एक ही दफ़ा आए हैं, एड्रेस भी एक दफ़ा ही आ गए, और फिल्मों के नाम भी एक हैं, यानी 3 कॉलम बन गए कस्टमर का जो फिल्में आपसे लेके जाते हैं रेंट पे, दूसरा टेबल बन गया आपका फिल्मों का जिनके अंदर फिल्में स्टोर है और उनके आईडी स्टोर है जो उनको रेंट आउट की गई हैं, और तीसरा टेबल बन गया वो मिस है, मिस्टर है, मिसिज़ है, या जो भी है उसकी सैल्यूटेशन। तो इस तरह से ये ख़ात्मा हुआ रिडंडेंसी का, बार बार यानी अंदराज का, और प्राइमरी की भी लग गई, फॉरेन की भी लग गई, और ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ है वो भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से नार्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब ये जो टेबल आपने एंड पे देख ली है, 1 से हमने 2, 2 से फिर हमने 3 बनाए, अब मज़ीद इनको जो है वो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये हमारी जो डेटाबेस है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो मज़ीद जो अगर आप जो है वो इसको देखना चाहते हैं, इसकी जो हायर फॉर्म है वो अगर देखना चाहते हैं, वो उनके लिए होती है जो कम्प्लेक्स डेटाबेसेस होती हैं। जो कम्प्लेक्स डेटाबेस होती हैं उसमें हो सकता है 4th नॉर्मल फॉर्म जो कि बॉय स्काउट थी, फिर 5th, फिर 6th तक जो है वो हैं, और आगे मज़ीद जो है वो तरक्की इसके अंदर होती जा रही है। थ्योरी के अंदर जो है मज़ीद जो है वो इसके अंदर फाइंडिंग्स होती जा रही हैं। अगर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे हो सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सब्जेक्ट हो उसमें आपको पढ़ाया जाए। तो देखते हैं टॉपिक कौन सा है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो ऐसी लैंग्वेज है, कमांड बेस है ये। जैसे आपने जो है वो देखा था पार्ट 1 में डास और विंडो में जो फ़र्क देखा था। डास क्या था कि उसमें आप कमांड देते थे, कोई भी चीज़ कॉपी करनी है, डिलीट करनी है, फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ें। जबकि विंडो के अंदर क्या था, मेन्यू में कमांड पड़ी हुई हैं, आप उसको या शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कट कॉपी पेस्ट आसानी से कर लेते हैं। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ये भी समझ ये उसी तरह ही है, बिल्कुल डॉस की तरह कमांड बेस्ड है ये, और ये डेटाबेस के अंदर जो है वो इंग्लिश की तरह ये लैंग्वेज है, सीखनी बहुत आसान है। डाटा को एक्सेस करने के लिए, नया डाटा क्रिएट करने के लिए, डिलीट अपडेट वगैरह ये करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर आ जाए, अगर विंडोज़ में देखें तो उसमें काम करना बहुत आसान होता है। जबकि अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको मैन्युअल ड्रिवन जैसे विंडो में होता है वो आसानी होती है। तो फ़र्क क्या हो गया, एक तरफ आपको कमांड जो है वो दे के काम करना पड़ा है, और दूसरी तरफ आपको जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो काम करना पड़ा है मेन्यू के अंदर, जैसे आप मोबाइल में करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर क्या है कि ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एमएस एक्सेस की तरह, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे जो है वो डिज़ाइन किया था, और ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, और ये उसमें इस्तेमाल होती है जहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन के जैसा कोई वेबसाइट है जिसके पीछे आपने बैक एंड के ऊपर कोई डाटाबेस लगाई हो। तो डाटाबेस लगाई हो तो फिर वो जो भी उस वेबसाइट के ऊपर काम हो रहे होते हैं उनका फिर ये हिसाब किताब रखते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है तो उसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या है ऑर्डर किया तो वो चीज़ चली गई, तो फ़र्ज़ करें पहले उसकी 10 जो है वो थी पीसीस पड़े हुए, तो बाद में उसमें क्या हो गया कि 9 रह गई, तो वहाँ पे डाटाबेस में से 1 माइनस हो जाएगी।
इस तरह बिल जो है वो जब आप कोई बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक टोटल पिच आप चेकआउट करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो डेटाबेसेस की प्राइसेस, डेटाबेस की पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया था। तो आज का ये लेक्चर जो है वो इधर ख़त्म होता है, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।